प्यारे विद्यार्थियों, हम जैसा कि सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में बात कर रहे थे, कुछ बातें हमने की जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ों को समझा, मैप के थ्रू भी देखा कि कहाँ से कहाँ तक किस तरह का विस्तार था सिंधु घाटी सभ्यता का, त्रिकोणीय शेप था इसका पूरा, और क्षेत्रफल के आधार पर भी हमने कुछ बातें की, है ना। कुछ संस्कृतियों को भी हमने देखा था पिछले लेक्चर में। आज कुछ बातें करेंगे। देखो दोस्तों, ऐसा है कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्रम है अभी हमारा, ये लेक्चर सीरीज में थोड़ा जाएगा आगे तक, क्योंकि हम एक एक चीज़ को बड़ी गहराई से समझने के प्रयास कर रहे हैं, है ना। तो आपसे भी मेरा निवेदन है कि वीडियो को देखें, समझें, पिछले वीडियो से लिंक करें, है ना। उसके बाद पिछला नहीं देखा हो तो आगे आने की कोशिश ना करें, पहले पिछला देखें, तब कहीं जाके आपको ये समझ में आएगा। और अपने दोस्तों से बांटें, है ना। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें, कमेंट आप लोग लिखें, प्रश्न हो कुछ तो प्रश्न लिखें, तो हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपको उसका सटीक उत्तर दें हम आपको, ठीक है। आज कुछ बातें करेंगे, हम कुछ विशेषताओं से रिलेटेड बातें करेंगे। देखो दोस्तों, नगर नियोजन की बात करें तो आपको, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ये सिंधु घाटी सभ्यता जो है ना, बहुत ही सटीक और बहुत ही व्यवस्थित क्रम में बनी हुई सभ्यता है। अब नगर नियोजन की अगर हम बात करेंगे तो जिस प्रकार आज के हमारे नगर हैं, जितने आज के, जैसे अगर आप वर्तमान चंडीगढ़ सिटी को देखोगे, अभी डोलेरा बन रहा है, तो ये कैसे हैं, ये सुनियोजित शहर है ना। यहाँ पर तफरी नहीं है, मतलब कुछ भी कहीं कर भी फैला हुआ नहीं है ना। ये जो नए वाले शहर बनने वाले, आप देखते हो कि बाज़ार एक तरफ है ना, रहवासी क्षेत्र एक तरफ है ना। आप देखोगे कि कॉलोनियाँ कैसी बनी हुई हैं, घर के मुंह अंदर की तरफ हैं, चौड़ी सड़कें बाहर की तरफ हैं। तो आज से करीब 2000 साल ये मान लो, और 3500 साल लगभग वो मान लो, करीब 5500 साल के आसपास मोटा मोटी हिसाब में अगर हम देखें तो आज से 5500 साल पहले भी ये व्यवस्था थी। मतलब नगर नियोजन कितना व्यवस्थित क्रम में था। वो बात अलग है कि बाद में पूरा का पूरा शहर निस्तो नाबूद हो गया, पूरा का पूरा शहर जो था वो धूल के नीचे दब गया। लेकिन आप खुद सोचिए कि कैसे हमको, मतलब ये हमने याद किया कि यार इतना व्यवस्थित क्रम है, क्योंकि जब हमने खुदाइयाँ की, जब खुद पूरा मतलब उत्खनन का कार्य हुआ तो पूरा का पूरा शहर वैसा का वैसा निकल गया। खोदते गए और पता चला कि यहाँ तो स्नानागार भी है, यहाँ तो वेयर हाउसेज भी हैं, जिसको अन्नागार उन्होंने कहा, है ना। वहाँ पर इसके अंदर देखेंगे तो 3-3 मंजिला मकान हमको मिल रहे हैं। तो आज से, मतलब जब तो हमारे पास ना कोई मशीनें हैं, ना किसी तरह का कोई सीमेंट गारे का क्षेत्र है जिससे हम मतलब पूरा इकट्ठा करके पक्की दीवारें बना लें, उसके बाद में भी कैसे इतना व्यवस्थित क्रम हमारे पास हमको अपनी सभ्यता में देखने को मिलता है ना। उन सब चीज़ों के बारे में थोड़ी बात करेंगे, और किस तरह से, जैसे मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि दुर्गीकरण के प्रमाण मिलते हैं। तो देखो, नगर नियोजन की मैं बात करूँ तो मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ नगर नियोजन, है ना। अच्छा, नगर नियोजन में सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि भैया दो तरह के, एक नगर को 2 हिस्सों में बांटा गया सामान्यता, ठीक है, सामान्यता की, कुछ विशेष चीज़ों की भी बात करेंगे, लेकिन सामान्यता एक क्या बांटा गया इसमें, एक बांटा है टीले के ऊपर का शहर नगर, टीले के ऊपर, है ना, वो एक जो है वो टीले के नीचे है। मोहनजोदारो मूवी आपने देखी होगी। अच्छा, लोग बोलते हैं मोहनजोदारो मूवी बकवास थी। भाई साहब, आपको उसकी स्टोरी पे किसने यकीन करने को कहा? आपको सिर्फ वो ये दिखाना चाह रहा है कि वहाँ का रहवास कैसा था, वहाँ का क्षेत्र कैसा था, है ना, आसपास के लोग किस तरह थे, वो चीज़ें बात करें। आपको उस पर लॉजिक ढूंढना क्यों है, मुझे समझ में आता। लोग लॉजिक ढूंढते हैं, आपको सिर्फ सभ्यता को देखना था, और उसमें सिर्फ सभ्यता दिखाने का प्रयास किया है। तो उसमें देखा होगा ना आपने कि एक नगर था जो टीले के नीचे लगा था, जहाँ पर क्या है, जहाँ पर आम बाज़ार भी है, क्या है, आम बाज़ार है यहाँ पर, है ना। और जो आपका गरीब लोगों का जो घर है, गरीब लोग, ठीक है, मजदूर वर्ग जो है यहाँ पर रहेगा, किसे लगेगा, आम बाज़ार भी नीचे ही लगेगा। क्योंकि देखो, आम बाज़ार नीचे क्यों लगेगा, उसका भी एक रीज़न है। क्योंकि अगर मान लो कोई व्यापारी बाहर से आएगा तो उसको आप सीधे ऊपर थोड़ी भेज दोगे, है ना, उसको आप वहाँ थोड़ी भेज दोगे जहाँ पर धनाढ्य लोग रहते हैं, ठीक है, धनाढ्य रहवासी। यहाँ पर जो वहाँ के उस वक्त के, हो सकता है अमीर लोग ज़्यादा रहे हों, हो सकता है वहाँ के उस टाइम के जो मतलब जो पूजा करवाते हों, पूजा करवाने वाले, है ना,
समझ में आ रही बात? तो जो धर्म से जुड़े हुए लोग, ये लोग रह सकते हैं वहाँ पे। जो लोग वहाँ की व्यवस्था में हो, जो वहाँ के शासन में प्रमुख हो, वो लोग रहेंगे ऊपर वाले टीले के क्षेत्र में। ये सामान्यतः बात है, ठीक है, कि प्रत्येक नगर 2 क्षेत्रों में बटा हुआ है, जिसमें एक शहर जो है वो ऊपर की तरफ है और एक शहर जो है नीचे की तरफ है। ठीक है, बात समझ में यहाँ तक? तो इसके अंदर हमको क्या देखना है कि, लेकिन एक देखो, एक चीज़ और है, मैंने क्या कहा कि सामान्य बात कर रहा हूँ, लेकिन धोलावीरा को देखो आप। धोलावीरा की अगर मैं बात करूँ तो धोलावीरा 3 क्षेत्रों में बटा हुआ था। ठीक है, धोलावीरा कैसा है? 3 क्षेत्रों में बटा है, उच्च, मध्यम और निम्न। कैसा? उच्च, मध्यम और निम्न। ठीक है, इसमें कैसा हो सकता होगा कि यार उच्च के अंदर तो मतलब वही धनाढ्य लोग जो होंगे वो लोग रहेंगे, वहाँ की शासन व्यवस्था से संबंधित लोग रहेंगे, वहाँ के पूजा पद्धति से जुड़े लोग रहेंगे। फिर मध्य में कौन रहेगा? मध्य में शायद व्यापारी वर्ग रहता होगा, है ना, व्यापारी वर्ग रहेगा। आने जाने वाले जो लोग व्यापारी हैं, जिन लोगों को मतलब एक उच्च स्थान प्राप्त है व्यापार में, वो लोग रहते होंगे। और निम्न वर्ग में वही मजदूर लोग रहेंगे। ठीक है, इस तरह की बात है। ये धोलावीरा को आप देखोगे तो 3 क्षेत्रों में बटा हुआ है। अच्छा, एक चीज़ और है कि जो ये ऊपर वाला जो टीला है ना, इसका दुर्गीकरण करा हुआ है। कैसा है? दुर्गीकरण करा हुआ है। देखिए, जो व्यक्ति अमीर है उसको अपनी सुरक्षा की बड़ी चिंता है, गरीबों की चिंता कौन करता है? गरीबों की चिंता कोई नहीं करता। तो मतलब क्या है, जो ऊपरी वाला जो क्षेत्र है वो कैसा रहेगा आपके लिए? वो आपके लिए दुर्गीकृत रहेगा। ठीक है, समझ में आ रही बात समझ में आ गई होगी आपको यहाँ तक? ठीक है, अब देखो, दुर्गीकरण में भी बहुत सारे अपवाद हैं। क्या समझ में आया आपको? मैंने कहा कि 2 क्षेत्रों में ये बटा हुआ है। गरीबों का अलग क्षेत्र है, आम बाजार का अलग क्षेत्र है, अमीरों का अलग क्षेत्र है। दुर्गीकरण की अगर मैं बात करूं, दुर्गीकरण, तो इसमें भी कुछ बातें हैं दुर्गीकरण में अपवाद मिलते हैं। जैसे अन्य अगर नगरों का दुर्गीकरण है तो वहीं चनहूदड़ों का कोई दुर्गीकरण नहीं। चनहूदड़ों की मैं बात करूं, नहीं है। क्यों नहीं है? इसका एक रीज़न है। देखो, इसको थोड़ा सा पीछे जाएंगे हम साक्ष्य की बात करते हैं कि यार यहाँ से हमको क्या क्या साक्ष्य मिले। तो देखो, हमको यहाँ से मिले भैया आभूषण। ठीक है, आभूषण, लिपस्टिक, ठीक है, लिपस्टिक मिली हमको यहाँ से, आभूषण हमको यहाँ से मिले हैं। उसके बाद क्या मिला हमको? कंगा मिला, यहाँ से उस्तरा मिला है, कंगा, उस्तरा। ठीक है, आभूषण है, लिपस्टिक है, कंगा है, उस्तरा है। तो तुमको ऐसा नहीं लगता, आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि ये जो है ये पूरा का पूरा साज सज्जा से संबंधित है? कहूँ आज के समय का ब्यूटी पार्लर। ठीक है, या कह सकते हैं सैलून। ठीक है ना? तो बताइए मुझे कि सैलून में आना क्या अमीर और क्या गरीब? सैलून में तो सभी लोग आएंगे, और जब सैलून में सभी लोग आएंगे तो जो बाहर से आने वाले लोग हैं वो भी सैलून में आएंगे, है ना? मतलब यहाँ पर दुर्गीकरण करने की तो कोई सवाल ही नहीं उठता ना। दुर्गीकरण करने का मतलब ही क्या रहेगा अगर ये उनका मेन व्यापार बंद हो जाएगा? तो समझ में आई बात आपको? तो इसके लिए यहाँ पे जो है, इसके लिए यहाँ पर क्या है कि इसका दुर्गीकरण नहीं किया गया। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखना कि यही एकमात्र ऐसा शहर है जिसे पक्की नालियों के भी प्रमाण मिले हैं, पाइप वाली। ठीक है, ये भी आप एक ध्यान रखेंगे कि यहीं से पक्की नालियों के भी प्रमाण हमको मिले हैं। ठीक है, अब जरा देखो एक बात, अगर ये तो हमने बात की, पहले हमने बात करी धोलावीरा की। धोलावीरा 3 भागों में बटा हुआ है। फिर हम बात कर रहे हैं किसकी? चनहूदड़ों की बात कर रहे हैं। देखो, कालीबंगा की अगर मैं बात करूं तो कालीबंगा जो है ना, इसमें जो पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र जो दोनों हैं, जो मतलब ऊपरी टीला पूर्वी क्षेत्र वाला है ना, पश्चिमी क्षेत्र जो है, इनको दोनों को मिला के दुर्गीकरण कर दिया गया एक साथ। इसको क्या करा? दोनों को मिला के इकट्ठा ही दुर्गीकृत कर दिया। ठीक है, ध्यान रखना, इसकी खोज करी थी अलमानंद घोष ने। (1951) में। ठीक है, समझ में आ रही बात? इसको देखेंगे आप। और इसमें क्या है, इसकी खास बात क्या है आप देखो। पूरी किसकी खास बात? कालीबंगा की खास बात ये है, कालीबंगा
बंगा का पूरा जो क्षेत्र है, पूरे जो दोनों क्षेत्र है, पूर्वी ऊपरी टेला और निचली टेला दोनों साथ में मिला के कैसे दुर्गीकृत करे गए। ये हमने की बात किसकी, दुर्गीकृत की बात करी हुई है। ठीक है, समझ में आ रही बात। और इसका पूरा दुर्गीकृत करने का रीज़न क्या है, इसका दुर्गीकृत करने का रीज़न ये है कि देखो कालीबंगा के अंदर ना, कालीबंगा के अंदर खेती होती थी। ठीक है, खेती होती थी, और ये खेती को बचाने के लिए पशु से क्या करना पड़ेगा, आपको दुर्गीकरण करना पड़ेगा। बात समझ में आई। दुर्गीकरण क्यों किया गया होगा, क्योंकि वहाँ पर खेती के प्रमाण सबसे ज़्यादा है और खेती को बचाना पड़ेगा ना जानवरों से। ठीक है, बात समझ में आई। और यहीं से हमको जो है ना जुते हुए खेत भी मिलते हैं। क्या मिलते हैं, जुते हुए खेत मिलते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये इतना आपको क्लियर हुआ होगा, आई होप। ठीक है, आगे हम देखते हैं कुछ चीज़ें। ठीक है, अब देखो लोथल की बात करते हैं। लोथल एक शहर और था, लोथल। ठीक है, ये लोथल कहाँ था, गुजरात के पास था। ठीक है, और यहीं से हमको क्या मिलता है, गोदीबाड़ा। ठीक है, क्या मिलता है हमको यहाँ से, गोदीबाड़ा। और गोदीबाड़ा क्या होता है, डॉकयार्ड कम बंदरगाह। ठीक है ना, क्या है यहाँ से, बंदरगाह है, मतलब जो समुद्री व्यापार है उसका प्रमुख क्षेत्र है। ठीक है, कैसा है, समुद्री व्यापार का प्रमुख क्षेत्र ये है आपका लोथल। तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी दोनों भागों को साथ में ही दुर्गीकृत किया गया है। कहाँ पर, लोथल के अंदर। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, कि लोथल में भी पूरा का क्षेत्र एक साथ दुर्गीकृत है। ठीक है, चलो और कुछ विशेषताओं की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, इतनी बातें हमने की, दुर्गीकरण को बहुत विस्तार से समझा, किस तरह पर, कहाँ पर, कैसा कैसा दुर्गीकरण है। देखो दोस्तों, क्या है कि अभी तक हम जो है ना, हम लोग सिर्फ इसको कैसे पढ़ रहे थे कि कहाँ पर कौन सा साक्ष्य मिला है। अभी हमको ऐसा नहीं देखना, अभी हमको इसके पीछे का लॉजिक भी समझना है। और लॉजिक कब समझ में आएगा, जब उसको थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, और विस्तार से पढ़ने के लिए आपको थोड़ा ध्यान लगाना पड़ेगा और एक दूसरे को इंटरकनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो आज के समय में भी क्या है हमारे पास, आज के समय की सड़कें कैसी हैं, लगभग ऐसी हैं, एक दूसरे को लंबवत पे काट रही कि नहीं काट रही। ठीक है, यहाँ पर पूरा आपका रहवास हो जाता है ना, फिर इधर भी सड़क है, इधर भी सड़क है। तो वहाँ की सड़कें भी अपने आप में कैसी थी, सड़कें कैसी थी, समकोण पर काटती हुई, है ना, समकोण पर काटती हुई। तो बच्चे को पता है। ठीक है, फिर भी हम देख लेते हैं बाकी सड़कें कैसी थी, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर, लंबवत पर काट रही थी। ठीक है, दरवाजे और खिड़कियां ये जो थे वो गली के अंदर खुलते थे। आज की जो सुव्यवस्थित कॉलोनियां होती ना, उनमें आप देखोगे क्या कि मेन सड़क जो है वो बाहर की तरफ है और घर जो है वो एक दूसरे की तरफ मुंह करके गली के अंदर खुल रहे हैं, है ना। लेकिन लोथल की अगर मैं बात करूं तो लोथल में ऐसा नहीं हो पाएगा साहब। लोथल में ऐसा इसलिए नहीं हो पाएगा कि देखो लोथल कहाँ जुड़ा हुआ है, लोथल जुड़ा हुआ है समुद्री मार्ग से। और लोथल जब समुद्री मार्ग से जुड़ा हुआ है तो समुद्री मार्ग से आने वाला सामान क्या बार बार गलियों में घुसकर घरों में रखा जाएगा, जी नहीं। वहाँ पर दिक्कतें होंगी और दिक्कतें ना हो इसके लिए उन्होंने क्या किया, उसके लिए उन्होंने मुख्य दरवाज़ों को सड़क के मतलब मेन सड़क पर ही खोल दिया। ठीक है, समझ में आ रही बात। मुख्य सड़क पर द्वार जो है वो किस शहर में खुलेंगे, वो खुलेंगे लोथल में। कहाँ खुलेंगे, लोथल में। और सामान्यतः मुख्य सड़क पर नहीं खुलेंगे, सामान्यतः मुख्य सड़क पर नहीं खुलेंगे। तो कहाँ खुलेंगे, गली के अंदर। एक बात तो ये हो गई। अच्छा, गली के अंदर अगर मान लो ये दरवाजे खुलेंगे, सड़कें खुलेंगे, तो गली के बाहर क्या होगा, मुख्य सड़क पे। तो मुख्य सड़क पे जैसे अगर मान लो ये घर है, यहाँ की तरफ अगर मान लो मेन दरवाज़ा खुल रहा है तो यहाँ की तरफ पीछे से जो है ना जल की निकासी होगी। ठीक है, और ये घर एक साथ पूरे के पूरे बने होंगे, पूरे के पूरे एक साथ बने होंगे। तो इन घरों के जो बाहर की जो जल निकासी है, जो नालियाँ हैं, इन नालियों के ऊपर ओटले होंगे और इन ओटलों पे लगेगी दुकानें। क्या लगेंगी, दुकानें लगेंगी इन ओटलों के ऊपर। ध्यान रखें आप ये बात को, ये घर के पीछे की तरफ मुख्य सड़कों की तरफ जो ओटले, नालियों को ढकने के लिए जो ओटले बनाए जाए उनके ऊपर क्या लग रही हैं, दुकानें लग रही हैं। घर के दरवाजे सामान्यतः अंदर की तरफ खुल रहे हैं, लेकिन लोथल इसका अपवाद है। ठीक है, यहाँ तक हमको बात समझ में आ रही है। ठीक है,
लेकिन अगर मैंने क्या बोला आपको कि यहाँ से समुचित जो है, समुचित जल निकासी है, कैसी है, समुचित जल निकासी। लेकिन केवल एकमात्र ऐसा शहर है बनावली, ठीक है, बनावली इसका अपवाद है, बनावली जो है इसका अपवाद है। यहाँ पर कोई भी साक्ष्य जल निकासी के प्राप्त नहीं होते। यहाँ से हमको माफ़ करें, यहाँ से हमको ऐसा कुछ भी मालूम नहीं पड़ता कि यहाँ पर जल निकासी की सुव्यवस्थित व्यवस्था की गई होगी, ठीक है। ईंटों की बात करें, सामान्यतः सारी ईंटें कैसी हैं, पक्की हैं। सारी ईंटें कैसी हैं, पक्की हैं। कैसी है सारी ईंटें, पक्की हैं। लेकिन कालीबंगा की अगर मैं बात करूँ, कालीबंगा क्या बात हुई थी हमारी इसमें, यहाँ से क्या है, यहाँ से हमको कृषि के साक्ष्य मिलते हैं, तो ठीक है ना, जानवरों को रोकने के लिए कच्ची ईंट लगा सकते हैं, कच्ची ईंटें, ठीक है। कालीबंगा इसका अपवाद है, यहाँ पर कच्ची ईंटें जो है वो है। जानवरों को रोकने के लिए क्या इतना खर्चा करना, उनका कच्ची ईंटों से भी काम चल जाना चाहिए। कि यहाँ पर क्या मिलेगी आपको, कच्ची ईंटें आपको मिल जाएंगी, ठीक है दोस्तों, बात समझना। और क्या करें, और अगर आगे देखें हम इसमें तो और भी बहुत सारी व्यवस्थाएं इसके अंदर हमको मिलती है, और इन व्यवस्थाओं को देखने का क्रम अभी आगे और काफ़ी लंबा चलने वाला है। और क्या क्या व्यवस्थाएं हो सकती हैं, आप भी महत्वपूर्ण बातों को देखें। चलो मैं इन सब चीज़ों से, मैंने अपने नगर व्यवस्था की बात करी, नगर नियोजन की बहुत बातें कर ली, अब थोड़ा कुछ चीज़ें समाज की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। देखो एक है दास प्रथा, क्या है हमारे पास, दास प्रथा। नौकरों को रखने का जो क्रम है वो कोई आज का क्रम नहीं है। आज ये नौकर जो है, आज जो है हमारे यहाँ पे जो है ये सब पेड है ना, इनको पैसा दिया जाता है मंथली, है ना। लेकिन इसके प्रमाण कई पहले से हमें मिलते हैं कि इनका फुल पेमेंट पहले ही कर देते थे, मतलब फुल पेमेंट क्या करते थे, पहले ही कर देते थे। और ये क्या कैटेगरी कहलाती थी, दास व्यवस्था, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे आप कि ये व्यवस्था, यहाँ से हमको दास व्यवस्था के बारे में भी जानकारी प्राप्त हो जाती है, ठीक है। अच्छा, किताबों में लिखा है मातृत्व प्रधान है, कैसे मानेंगे, मातृत्व प्रधान है क्योंकि देखो यहाँ से सबसे ज़्यादा नारियों की मूर्तियाँ मिलती हैं, नारियों की मूर्तियाँ जो हैं सबसे ज़्यादा प्राप्त होती है, जिससे हमको क्या मिलता है, ये पता चलता है कि ये कैसा है, मातृत्व प्रधान है। कैसा है ये, मातृत्व प्रधान सभ्यता है। यहाँ पर माताओं को, यहाँ पर मतलब महिलाओं की स्थिति काफ़ी सुदृढ़ रही होगी, ठीक है, तभी तो ये मातृत्व प्रधान कहलाए। उसके बाद अच्छा, मैंने आपसे पहले बात की थी कि युगल शवाधान, युगल शवाधान के बारे में, है ना। अगर युगल शवाधान है तो ये कैसे संभव है कि दो व्यक्ति एक साथ मर गए, दो व्यक्ति एक साथ मर गए, ये कैसे संभव है, क्योंकि खोज में तो जब हमने खोदा तो दो लोग एक साथ कब्र में मिलते हैं, है ना, एक महिला का कंकाल है और एक पुरुष का कंकाल है। तो इससे हमको क्या मालूम पड़ता है कि इससे हमको पता कहीं ना कहीं सती प्रथा के साक्ष्य है हमारे पास, सती प्रथा कहीं ना कहीं पर मान्यता स्वरूप, कैसे सती प्रथा के साक्ष्य हैं, कहना कठिन है लेकिन फिर भी हम इसको इस तरह से मान सकते हैं। क्योंकि देखो अगर आप बात करोगे लोथल की तो यहाँ से अपने को क्या मिले थे, लोथल से युगल शवाधान मिले थे, ठीक है, युगल शवाधान, यहाँ से लोथल से भी मिला था युगल शवाधान, ठीक है। वो भी कितने हैं, 3 युगल शवाधान है साहब, ठीक है। और कालीबंगा से भी मतलब हमको कालीबंगा से भी मिला है, कहाँ से मिला है, कालीबंगा से, वहाँ से भी एक युग मिला है। तो हम ये कह सकते हैं ना, माना जा सकता है। ये देखो
कंसेप्ट तो यही है, क्योंकि कोई व्यक्ति साथ में कैसे मर सकता है, समझ में आई बात। या तो ये हो सकता होगा कि प्रिय वस्तु या प्रिय व्यक्ति को साथ में रखा जाता हो, है ना, लेकिन ऐसा माना जा सकता है कठिन तौर पर ही सही, लेकिन हम इसको सती प्रथा के साक्ष्य से जोड़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ बात करते हैं इनके भोजन के बारे में, ठीक है। किसके बारे में? शाकाहारी भी थे ये, और मांसाहारी भी थे, ठीक है। शाकाहारी भी थे और ये मांसाहारी भी थे, ठीक है। दोनों का तरह का इनके पास भोजन था, ठीक है। मांस का भी सेवन करते थे, फूल पत्तियों का मतलब सब्जियों का भी सेवन करते थे, ठीक है। बात समझ में आई आपको, कंदमूल वगैरह का, है ना। आभूषण को देखें तो आभूषण भी बहुत सारे आभूषण, जैसे हमारी पहले भी बात हो चुकी है इस बारे में, वही सब आभूषण रहेंगे, सोने का, चांदी, तांबा प्लस टिन भी मिला रहेगा इसके अंदर, ठीक है। और सीप, हाथी दांत, ठीक है। इस तरह के सारे आभूषण रहेंगे। इन सब चीज़ों को मिलाकर ये अपने आभूषण बनाएंगे और साज सज्जा में प्रयोग में लेंगे, सुंदरता के क्षेत्र में प्रयोग में लेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। कहीं कहीं से जैसे अगर मान लो आप देखते हो अगर आप, तो आपको यहाँ से इस सभ्यता से हाथी दांत की सुई भी मिलती है, हाथी दांत की कंघी भी मिलती है, ठीक है। क्या मिल रहा है आपको यहाँ से? हाथी दांत की सुई व कंघी, ठीक है। हाथी दांत की आपके पास सुई भी है, हाथी दांत की कंघी भी है, मतलब हाथी दांत का प्रयोग होता रहा है, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपके? और अगर देखा जाए यहाँ से एक चीज़ और मिली, वो महत्वपूर्ण है, और इससे हमको ये पता चलता है कि ये लोग साज सज्जा को कितना मतलब महत्वपूर्ण स्थान देते थे, क्योंकि यहाँ से हमको तांबे की कोटिंग वाला जो है ना, तांबे की बॉर्डर वाला जो है मिरर मिला है, आईना, ठीक है। तांबे की बॉर्डर वाला आईना हमको यहाँ से मिलता है, तांबे की कोटिंग है इसके आइट साइड, ठीक है। चलो, बातें सारी यहाँ तक आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। कुछ बातें और करेंगे इसके बारे में। सभ्यता की देखो बड़ी सभ्यता है, विशेषता भी कई ज़्यादा है ना। जल्दी जल्दी ख़त्म करके छोड़ के कोई मतलब नहीं है, गहराई से पढ़िए और पूरी समझ विकसित कीजिए। क्या है कि ये आपको आगे भी फिर काम आता रहे, ऐसा नहीं है कि हमको काम टालना है। टालना होता तो सिंधु घाटी सभ्यता 2 लेक्चर में ख़त्म हो गया होता, ठीक है ना। मैं आपको इस बात की कोई श्योरिटी नहीं दे सकता कि ये सिंधु घाटी सभ्यता पर 2 लेक्चर और आएंगे कि 3 और आएंगे, लेकिन हाँ इतना है कि आएगा पूरा व्यवस्थित क्रम में, ठीक है। क्योंकि देखो अभी तो मैं विशेषताओं की बात कर रहा हूँ, फिर मैं इसके नगरों की बात करूँगा, फिर नगरों के बाद में नगर जो है पूरे प्रमुख एक नगर की बात करेंगे कि कहाँ से हमको क्या मिलता है। जैसे मोहनजोदड़ो से कहाँ से हमको R35 R20 टाइप के मतलब सावधान मिलते हैं, और कहाँ से मतलब नगर के अंदर से मतलब हमको जो है कंकाल मिल रहे हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों की हम बात करेंगे, कहाँ से हमको स्नानागार मिल रहा है, कहाँ से हमको अन्नागार मिल रहा है, तो वो देखना पड़ेगा, वो नगर के अंदर इसकी बातें भी होंगी। उसके बाद इसकी समाप्ति की बातें भी होंगी कि किस तरह से एक पूरी की पूरी सभ्यता एक जो है ये निस्तो नाबूद हो जाती है, पूरी धूमिल हो जाती है, पूरी धूल के अंदर दब जाती है। तो ये इन सब चीज़ों के बारे में बात करें, तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करने के क्रम में ये चीज़ें जो जल्दी जल्दी हम ख़त्म नहीं कर सकते ना, इसको आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको आपको इंटरलिंक करना पड़ेगा। तो खैर आगे देखते हैं। आगे मैंने आपसे भी बात की किसके बारे में, आभूषणों के बारे में देखा आपने, ठीक है। आप एक काम कीजिए, आप वापस जाके एक बार फिर दोबारा से मोहनजोदड़ो मूवी को देखिए। इसको इसको पढ़ने के क्रम में आप उस मूवी को देखिए और उन सब चीज़ों को, स्टोरी पे मत जाना, ठीक है, स्टोरी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। आप आसपास की चीज़ों को देखिए, उसमें कैसे उन्होंने मतलब पूजा पद्धति की बात करी, कैसे बार बार वहाँ पर एक श्रृंगी पशु की बात हो रही है, कैसे मुहर पे आपको एक श्रृंगी यूनिकॉर्न टाइप का एक जीव दिख रहा है। बात करते हैं उसके बारे में आगे भी हम, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ आपको, आप चीज़ों को नोटिस कीजिए, ठीक है।
तो आपको थोड़ा सा और इंटरकनेक्टेड हो जाएगा, लिंक हो जाएगा दिमाग में कि हाँ सब ये ऐसी चीज़ें होती रही होंगी। ठीक है, जीवन निर्वाह किस पे डिपेंड करेगा इसमें? जीवन निर्वाह की बात करें, कृषि भी करेंगे ये लोग, पशुपालन भी करेंगे, ठीक है, व्यापार भी करेंगे। ठीक है, कृषि, पशुपालन, व्यापार। और एक चीज़ देखो, अपन ने देखा कि भैया यहाँ से तो आईना मिल रहा है ऐसा कड़ा हुआ, है ना। यहाँ से हमने थोड़े दिन पहले बात करी थी कि मतलब जो था वो कोटेड कपड़ा मिला था जिसके ऊपर कढ़ाई वढ़ाई थी। तो ये किसका काम कर रहे हैं? शिल्प का भी तो काम कर रहे हैं। किसका काम कर रहे हैं? शिल्प का भी काम कर रहे हैं। अगर शिल्प काम को देखो, ये इनका पूरा व्यापार जो है ना अंतर सभ्यता व्यापार भी है ना। जो जितनी और अलग अलग समकालीन सभ्यताएं रही हैं उनके साथ भी इनका व्यापार होता रहा। तभी तो देखो, तभी तो मेसोपोटामिया की जो मुद्रा है, मेसोपोटामिया की जो मुद्रा है वो हमको यहाँ पे मिल जाती है ना। इससे क्या सिद्ध होता है कि ये लोग अंतर सभ्यता में भी व्यापार कर रहे होते हैं। देखिए, आप जब मूवी देखोगे तो उसमें मालूम पड़ेगा आपको कि कैसे मतलब वहाँ पर लोग आते थे, व्यापार करते थे। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है आपको? तो उसके बाद क्या है, यहाँ से आपको देखो मोहरे, हड़प्पा की मोहरे मेसोपोटामिया में प्राप्त हो जाती है। ठीक है, हड़प्पा की मोहरे जो है मेसोपोटामिया के दो शहर हैं, सॉरी हड़प्पा के दो शहर हैं। कौन कौन से दो शहर? उर और किस। ठीक है, कौन सा शहर है? उर और किस। दो शहर कौन से अपने पास? उर और किसी। दोनों कहाँ पर है? ये दोनों मेसोपोटामिया में। तो मेसोपोटामिया के अंदर आपको क्या मिलता है? हड़प्पा की मोहरें यहाँ से मिल जाती हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? उसके बाद अगर देखें अपन, इसमें अभिलेख मिलता है अलग। अभिलेख किसका अभिलेख है भैया? वहाँ का जो शासक था सारगोन, सारगोन के अभिलेख में आपको ये चीज़ें मिलती है कि कैसे मतलब इन सभ्यताओं का जिक्र उसके अंदर आया हुआ है। ठीक है ना, बात समझ में आई आपको? तो इससे हमको ये मालूम पड़ता है कि ये लोग अपना अंतर व्यापार करते रहे होंगे। ठीक है, और यहाँ पर कढ़ाई भी होती रही है, तो कढ़ाई का काम किस में चला जाएगा? आपका शिल्प में चला जाएगा। ठीक है, बात करें निर्यात की, तो ये क्या करते थे? निर्यात अपने यहाँ से सूती वस्त्र भेज देते थे, सूती वस्त्र बाहर भेज देंगे। ठीक है, और उसके बाद हाथी दांत निर्यात कर देंगे। आयात क्या करेंगे? आयात को भी समझो। ठीक है, आयात की क्या कर लेंगे? खेतरी जो जापान, मतलब सॉरी खेतरी जो राजस्थान है, खेतड़ी क्या खेतरी जो भी बोलना, खेतड़ी या खेतरी। ठीक है, राजस्थान, यहाँ से इन्होंने मंगाया है तांबा। क्या मंगाया है? तांबा। ठीक है, फिर अलग अलग जगह से बहुत सारी चीज़ें इन्होंने मंगाई है। खेतड़ी राजस्थान से मंगाया है, तांबा। फिर उसके बाद बदख्वा, बदख्वा कहाँ है? बदख्वा यह अफगानिस्तान में। ठीक है, बदख्वा एक जगह है अफगानिस्तान में। वहाँ से ये लोग मंगा रहे हैं क्या? चांदी और टिन, चांदी व टिन। ठीक है, चांदी और टिन की बात बदख्वा से इन्होंने की है मंगाने के बारे में। ठीक है, उसके बाद दक्षिण भारत से क्या आ रहा है इनके पास? दक्षिण भारत से ये लोग मंगा रहे हैं रत्न, है ना, जैसे पुखराज, नीलम। ठीक है, ये सारी चीज़ें कहाँ से मंगा रहे हैं ये लोग? दक्षिण भारत से मंगाया है इन्होंने। ठीक है, तो इस तरह का यहाँ पर जो है क्या हो रहा है? पूरा निर्यात हो रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। हड़प्पा की जो खेती है ना, हड़प्पा की खेती में 9 प्रकार की फसलें मिलती हैं। कितनी प्रकार की फसलें मिलती हैं इसके अंदर अपने को? 9 प्रकार की फसलें। 9 फसलें कौन सी हैं? कौन कौन सी फसलें हैं? देखो, गेहूं, जौ, कपास, गेहूं है, जौ है, कपास है। ठीक है, गेहूं, जौ, कपास है, तरबूज है। तरबूज के साथ क्या क्या है आपके पास? सरसों है। ठीक है,
ठीक है, और राई, ठीक है, और उसके बाद खजूर है, तिल है और चावल है। खजूर, तिल व चावल, ये 9 प्रकार की फसलों का ये उत्पादन कर रहा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। 9 प्रकार की कुल फसलें यहाँ पर उत्पादित की जा रही है। जैसे लोथल की बात करूँ तो भी वहाँ से आपको धान के साक्ष्य मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद रंगपुर से आपको धान की भूसी के साक्ष्य मिलेंगे। फिर उसके बाद मेहरगढ़ से आपको सिंडान कपास की बात की जाएगी। कपास को सिंडान भी बोला है भाई यूनानी लोगों ने। ठीक है, सिंडान, यूनानी भाषा में इसको क्या कहा गया? सिंडान कहा गया। ठीक है, बात समझ में आई दोस्तों? ये हमने आज कुछ 8-10 विशेषताओं के बारे में बात करी है। ठीक है, आधे घंटे का लगभग हमारा समय हो चला है। इसके बाद कुछ और विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। तो विशेषताओं से रिलेटेड दूसरा भी वीडियो आएगा, है ना। मैं अब वीडियो बड़े नहीं कर रहा हूँ, मैं इसलिए वीडियो बड़े नहीं कर रहा हूँ कि एक साथ सब देने के चक्कर में कुछ भी याद नहीं रहता। ठीक है, तो अगला जो क्रम रहेगा अपना, उसके अंदर आप देखोगे क्या कि उसके अंदर और विशेषताएँ आएंगी। समझ में आई बात? और उसके बाद हम धीरे धीरे आप फिर नगरों की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, कुछ नई बात करेंगे। आप इतना पढ़ के रखिए इनको। किताबों से अगर आपको मिलना चाहें किताब, लेकिन कोई एक किताब आप प्रेफर करें, नोट्स के चक्कर में बिल्कुल मत पढ़ें। नोट्स जो है आपके पास एक है तो एक ही को प्रेफर करें। हम क्या करते हैं, हर वक्त नई किताबों के पीछे भागते हैं, बाकी नोट्स जो है समराइज़ करके आपको सारी चीज़ें बताते हैं। तो कोई एक चीज़ को ही प्रेफर करें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज़ ऐसी बनाई गई होगी जो आपको पूरा एक साथ ना दे। बस हम करते क्या, ये आधा इसमें से पढ़ते हैं, आधा इसमें से पढ़ते हैं। हर किताब का एक पढ़ने से बेहतर एक किताब पूरी पढ़ ली जाए। ठीक है, आप चाहें तो वहाँ से मैच करें और फिर आपको यहाँ से बातें सीधो मैं बता ही रहा हूँ। ठीक है, रटना नहीं है, कंसेप्ट को समझते चलें। इसके बाद जब सिंधु घाटी सभ्यता ख़त्म होगा तो हम इसके बाद सिंधोत्तर काल में आगे बढ़ेंगे। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हड़प्पात्तर की बातें करेंगे कि हड़प्पा के बाद कैसा जीवन रहा होगा, और सीधे हम बढ़ जाएंगे त्रिवेदी, मतलब उसके बाद वैदिक एरा की तरफ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। ठीक है, बाय।